Good morning, students. So today we will start from the bomb calorimeter. Bomb calorimeter. So what is bomb calorimeter? Actually, it is used for the measurement of delta U and delta H. यानी कि इसको हम यूज़ करते हैं इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालने के लिए और हीट एंथैल्पी में चेंज निकालने के लिए। उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं देखो बेटा। फर्स्टली हम डेल्टा यू को निकालेंगे। डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, यही हुआ करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें डेल्टा एच कि डेल्टा वी हमारे पास क्या है, जीरो, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी हो जाएगा। यानी कि अगर हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, दिस इज द हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कितनी हीट आपने अप्लाई करी वहाँ पे यूज़ हुई एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, उसको क्या बोल देंगे, डेल्टा यू बोल देंगे। तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, कितनी हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है किस पे, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, हम उसको निकाल लेंगे। तो हमें क्या पता लग जाएगा, डेल्टा यू का पता लग जाएगा। ठीक है जी, यानी कि हमें क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम निकालनी है यहाँ से। तो निकालते कैसे हैं, पहले देखो कि बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या है। बॉम्ब कैलोरीमीटर देखो आप, एक क्लोज स्ट्रक्चर है। ये जो वेसल, ये एक वेसल है जो किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। ठीक है जी, इसके अंदर हमने यहाँ पे पानी डाल रखा है, वाटर से इसको फिल कर रखा है, और उसके अंदर हमने एक वेसल और रखा है ये, और जो ये वेसल है वो किसका है, स्टील वेसल है। ठीक है, स्टील वेसल क्या है कि इसके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर डालें तो ये उसके अंदर एज इट इज़ रहेगा, मतलब ये प्रेशर काफ़ी होल्ड कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर देखो हमने एक पाइप लगा रखी है, ये ऑक्सीजन के लिए इनलेट है, यहाँ से ऑक्सीजन एंटर करवाओगे। यहाँ पे देख तो आप, यहाँ पे कप टाइप रखा है, बर्तन, प्लेटिनम कप इसको बोलते हैं, प्लेटिनम का है ये। ठीक है, और यहाँ पे एक थर्मोमीटर है, और यहाँ से दो वायर है। ठीक है, जहाँ से हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इग्नाइट कर सकते हैं, कोई भी चिंगारी वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो अगर मैं जनरल प्रोसेस आपको बताऊँ, तो इसका इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया। तो होगा क्या कि इस प्लेटिनम वेसल के अंदर, प्लेटिनम कप के अंदर हम एक कंपाउंड रखेंगे जिसकी हमें निकालनी है। ठीक है जी, जिसके लिए हमें डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है, इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, उसको यहाँ पे रखेंगे। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन पास करेंगे हम। ठीक है, ऑक्सीजन आई, और यहाँ से इन दो वायर्स की मदद से हम उसको इग्नाइट करेंगे, मतलब वहाँ पे चिंगारी प्रोड्यूस करेंगे। जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चिंगारी है तो क्या करेगी, इस सब्सटेंस को वो कंबस्ट कर देगी, जला देगी। तो जब ये सब्सटेंस कंबस्ट होगा, तो कंबस्शन क्या होती है आपकी, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो यहाँ से ये क्या करेगी, हीट रिलीज करेगी। हीट रिलीज करने से जो ये आपका कैलोरीमीटर है, इसका टेम्परेचर क्या करेगा बेटा, राइज करेगा, और उसको हम मेजर करेंगे इस थर्मोमीटर की हेल्प से। ठीक है जी, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गई कि टोटल हीट वहाँ पे कितनी प्रोड्यूस हुई है, वो हमें निकालनी है, वो हमें निकालनी है। तो हमें क्या मिल गया, हमें टेम्परेचर राइज मिल गया कि टेम्परेचर कितना राइज हुआ। हमें यहाँ सब्सटेंस की अमाउंट पता है, हमें पता लगा टेम्परेचर कितना राइज हुआ है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे, अगर हमें इसकी हीट कैपेसिटी पता लग जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से क्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला होता है सी डेल्टा टी, और यहाँ पे सब्सटेंस है तो मैं बात करूँगा नंबर ऑफ मोल्स की बात कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर सकते हैं। तो अब हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता लगेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पता लगेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे W ग्राम सब्सटेंस को बर्न किया, कंबस्ट किया, तो उसके मोलर मास से डिवाइड करूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेरे को पता होगी सब्सटेंस की, और डेल्टा टी यहाँ से थर्मोमीटर की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेजर कर सकता हूँ। बिफोर कंबस्शन में देखूंगा टेम्परेचर कितना था, आफ्टर कंबस्शन में नोट करूंगा टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ से मैं डेल्टा टी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया क्यू, क्यू की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ये काम हो रहा है सारा। तो जो एनर्जी यहाँ से मिलेगी वो किसकी इक्वल होगी, वो इक्वल होगी डेल्टा यू के। क्लियर, समझे बात को। अब देखो सेकंड चीज, अब यहाँ से मेरे को डेल्टा एच भी निकाल सकता हूँ मैं, डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इसका यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स टेन शायद यहाँ पे जीरो ही रहे, आर तो ये जीरो हो गया, तो ये पूरा पोर्शन जीरो, तो यहाँ से डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। और अगर आपको गिवन है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने चेंज हुए हैं, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, आप डेल्टा एच की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्लियर,
तो ये प्रोसेस है। इसके ऊपर अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि जो ये कैलकुलेशन कैसे करें मैंने आपको बताई है ना, उसका यूज़ मैं करूँगा, ताकि आपको टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो। उसके अलावा आपको एक चीज़ और गिवन है, दैट इज़ कैलोरी मीटर। क्या गिवन है? कैलोरी मीटर। तो वहाँ पे हम क्या निकालेंगे? डेल्टा एच निकाल सकते हैं उससे। तो फिगर जो डायग्राम है वो आप इतना से इसके अंदर है, जैसे ये चीज़ है ना, इतना ही डायग्राम है वो कैलोरी मीटर का, उसको आप देख सकते हो अपनी बुक के अंदर डायग्राम गिवन है। ठीक है, तो डेल्टा एच आप वहाँ से निकाल सकते हो। वहाँ पे कैसे निकालोगे? आपको पता है डेल्टा एच किसके इक्वल होता है? क्यूपी के। अभी ये मैं बार बार डिस्कस करनी होगा कैसे होता है कैसे नहीं, लास्ट वीडियो मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी हो गया, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज आएगा उसको हम क्या बोल देंगे? डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज बोल देंगे। तो ये काम आपको करना है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर बेस में आपको एक सेम न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ताकि आपको एक कैलकुलेशन कैसे करनी सब क्लियर हो चुके। ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल करता हूँ, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। हाँ जी, देखिए अब इसको कैसे करना है। न्यूमेरिकल आपके पास है कि 1 ग्राम ग्रेफाइट आपने बर्न किया 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। रिएक्शन आपके पास गिवन है, कार्बन को आपने बर्न किया प्रेशर, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो आपको बताया गया कि टेम्परेचर यहाँ पे 298 से 299 पे चला गया, और जो हीट कैपेसिटी है, दिस द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर की हमें हीट कैपेसिटी चाहिए, बिकॉज हीट उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है। तो इतनी हीट कैपेसिटी है, डेल्टा यू डेल्टा एच की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो डेल्टा यू सॉरी क्यू है जो वो किसके इक्वल होगा? सी डेल्टा टी के। ठीक है जी। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 20.7 इंटू में डेल्टा टी कितना होगा? डेल्टा टी 298 से 299 केल्विन चला गया, तो एक का ही चेंज आया वहाँ पे, सिर्फ एक का। तो यहाँ पे आंसर कितना है? 20.7 किलो जूल। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? क्यू की वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू किसके लिए है? ये सिर्फ 1 ग्राम के लिए है। किसके लिए है? 1 ग्राम के लिए। अगर हमें 1 मोल के लिए निकालनी है, किसके लिए निकालनी है? 1 मोल के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? देखो, तो Q इज इक्वल टू 20.7। ये सिंपली आपको लिख के दिखाएं कि एक है 1 ग्राम इंटू में, अगर मैं इसके मोलर मास से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना है? कार्बन का होता है 12 ग्राम। तो ये मेरे पास क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा मेरे को मोलर कैपेसिटी या फिर हीट इवॉल्व फॉर वर्क किसके लिए? 1 मोल के लिए। अरे सिंपल सी बात है कि 1 ग्राम आपने बर्न किया तो इतनी एनर्जी आपको मिली, आपको निकालनी है पूरे मोल के लिए, बिकॉज यहाँ पे मोल यूज़ कर रहे हैं ना हम। तो 1 ग्राम के लिए भी कितनी है? 20.7 आपको निकालनी है 1 मोल। तो कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, यानी कि आपको 12 ग्राम के लिए निकालनी है। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 248.4 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे पर मोल आ गया, देखो इतना रखना, यहाँ पे सिर्फ किलो जूल था, यहाँ पे पर मोल आ गया आपके पास। तो ये किसकी वैल्यू है आपके पास? क्यू की वैल्यू है। ठीक है जी। तो अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है डेल्टा यू की। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू होता है, क्यू वी होता है। अब एक बात तो हो कि हमें सब्सटेंस के लिए निकालनी है ना कि सब्सटेंस है, तो भाई ये सिस्टम है मेरा। तो इस सिस्टम ने क्या किया? एनर्जी रिलीज की है ना। तो जब सिस्टम ने हीट लॉस की तो वहाँ पे साइन कौन सा आएगा? माइनस का। कैलोरी, ये कैलकुलेशन थी कैलोरीमीटर के लिए कि कैलोरीमीटर ने कितनी हीट गेन की, इसलिए मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कैलोरीमीटर की यूज़ की। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ से। तो भाई मेरे को तो ग्रेफाइट के लिए निकाली ना कार्बन के लिए, तो उस केस में तो उसने क्या किया? सिस्टम इज दिस, इसने तो हीट लॉस की। और एक बात बताओ, जितनी कैलोरीमीटर ने हीट गेन की उतनी ही लॉस किया किसने? सिस्टम ने। तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? एनर्जी सेम रहेगी लेकिन माइनस का साइन मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है? -248.4 किलो जूल। ये मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा? ये मेरे पास आएगी वैल्यू डेल्टा यू की। क्लियर? अब मेरे को डेल्टा एच निकालना है। तो डेल्टा एच कैसे निकालूंगा? डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। अब देखो डेल्टा यू की वैल्यू तो यही है -248.4। ठीक है जी। प्लस में यहाँ डेल्टा एन जी मेरे को चाहिए कि कितने मोल चेंज हुए। अब यहाँ पे देखो ये तो सॉलिड है, इसको तो गिनेंगे नहीं। तो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, मतलब मोल चेंज कितना आया? 0। तो ये टर्म तो पूरी कितनी होगी? 0। तो डेल्टा एच भी कितना आ गया हमारे पास? 30 किलो जूल पर। आई थिंक अब आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर है। अब आप अपनी बुक से अलग अलग न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो, सबके अंदर निकालना ऐसे ही है। ठीक है, डेल्टा एच, डेल्टा आर, नंबर ऑफ मोल चेंज एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या नेक्स्ट आती है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अब थोड़ा सा डेफिनेशनल पार्ट चलेगा और साथ में एक तो न्यूमेरिकल करेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? भाई आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है
तो उसके अंदर या तो डेल्टा एच रिलीज होगा यानी कि हीट या तो रिलीज होगी या वहाँ पे हीट गेन होगी, यानी कि डेल्टा एच वहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, चाहे नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे। तो रिएक्शन के अंदर जो चेंज इन एंथैल्पी है, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हो रही है और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट उस एंथैल्पी को हम क्या बोल देंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल देंगे। सिंपल सी बात है, अगर ए से रिएक्टेंट है, बी से प्रोडक्ट बना और यहाँ पे डेल्टा एच कुछ आया, सपोज एक्स आ गया, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आ सकता है, ठीक है जी, तो वहाँ पे डेल्टा एच मेरे पास क्या है, एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ठीक है जी, यानी कि एक रिएक्शन में कितनी एंथैल्पी वहाँ पे चेंज हो रही है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इसको निकालते कैसे हैं, देखो सपोज एक रिएक्शन लिखता हूँ मैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या मिला मेरे को, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ठीक है, सॉलिड है, गैस है और यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे डेल्टा एच कितनी गिवन है मेरे को, -393.5 किलो जूल। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे देखो डेल्टा एच में क्या लगा दिया, आर लगा दिया। ये आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला है इसके अंदर। यह आपके पास रिएक्शन है और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज हुआ दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का भी वे है। तो डेल्टा एच जो आर है वो किसके इक्वल होगा भाई, वो इक्वल होगा टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वो इक्वल होगा टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब टोटल प्रोडक्ट की एंथैल्पी कितनी है माइनस इसकी एंथैल्पी कितनी है, उसका चेंज ही हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एच होगा ना। सपोज यहाँ 20 थी, यहाँ 40 होगी, तो यहाँ पे 20 गेन हुई ना, तो चेंज कितना है, 40 माइनस 20 दैट इज 20 किलो जूल पर मोल, दैट इज द चेंज इन एंथैल्पी। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 20 है, तो चेंज कितने का है, 20 माइनस 40, यानी कि 20 वहाँ पे लॉस की गई है, तो -20 का। तो इसी तरह से निकालेंगे प्रोडक्ट की एनर्जी टोटल माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको मैंने लिख दिया टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसमें इसको शो कर दिया। और अगर मैं बात करूँ अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कैसे लिखोगे, अब यहाँ पे तो प्रोडक्ट एक ही है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एच एम ऑफ, ठीक है जी, एच एम किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है, इसकी मोलर हीट एंथैल्पी है, माइनस में जो ये रिएक्टेंट है इसकी टोटल हीट एंथैल्पी कैसे मिलेगी, अगर मैं इन दोनों रिएक्टेंट को जोड़ दूं तभी मेरे पास टोटल हीट एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आएगी। तो एच एम ऑफ कार्बन सॉलिड माइनस एच एम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया जिससे मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ, ठीक है जी। और एक बात और, अगर यहाँ पे सपोज नंबर ऑफ मोल्स होते यहाँ पे 2 होता तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता, ठीक है जी। जो एंथैल्पी थी ना, तो इसको मैं यहाँ पे 2 से, अगर यहाँ 2 होता तो की बात, अब यहाँ पे तो 1 है तो यानी कि 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 1 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 1 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई है। कोई और अगर कोफिशिएंट होता तो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता, तो उसको हम इससे फ्रंट में मल्टीप्लाई कर देते। आपको लिख के दिखाता हूँ कि जैसे सोर्स CH4 गैस प्लस में ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन गैस माइनस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2 वाटर, ये मेरे पास रिएक्शन है। तो इसकी कैसे लिखूंगा मैं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन मेरे को लिखनी है, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मेरे पास ही है, पहले इनकी निकालनी पड़ेगी। तो एच एम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एच एम ऑफ वाटर लिक्विड। अब देखो यहाँ पे 2 मोल है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस में टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस करूँगा, तो यहाँ पे एच एम ऑफ CH2 है, यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 है बेटा, दिस इज 4 गैस माइनस एच एम ऑफ ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे भी देखो 2 मोल है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे मेरे को क्या मिलेगी, टोटल हीट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये समझ में आया आपको। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, अब इसको मैं अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो कंडीशन चेंज होती रहेंगी, तो जो एंथैल्पी है उसके नेम भी आपके पास क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आती है आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये क्या होगी आपके पास, इसको हम बोलेंगे द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी दैट
accompanies in the formation of 1 mole of a substance, 1 mole of a substance from its constituting elements under standard condition of temperature and pressure। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि चेंज इन एंथैल्पी दैट अकम्पाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है जी। तो यानी आपके पास जो एंथैल्पी चेंज आया कब आया? जब आपके पास 1 मोल सब्सटेंस बना है। क्या बना है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनना चाहिए, और किससे? उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट से। और स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में वहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी आपके पास, और प्रेशर लगभग क्या रहेगा? 1 बार ही रहता है सबके अंदर। ठीक है जी। तो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम क्या बोल देंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम बोल देंगे। ठीक है जी। अब इसके एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ। पहले स्टैंडर्ड की बजाय मैं सिर्फ बात करता हूँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात करता हूँ? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी सेम है, सेम डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? चेंज इन एंथैल्पी दैट अकम्पाइज द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड अ प्रेशर। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया? जो स्टैंडर्ड कंडीशन है इसको छोड़ दिया, किसी भी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर की बात की। तो अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बन रहा है उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट से अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन उसको क्या बोल देंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रिएक्शन यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगी। उसके बाद में स्टैंडर्ड डिफाइन करूंगा आपको। ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर मेरे को लिखने तो कैसे लिखूंगा मैं? सपोज एग्जांपल देता हूँ आपको। ये एग्जांपल आपके पास। ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एच मेरे को गिवन है कितनी? -70.48 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे कितने मोल सब्सटेंस बन रहा है? 1 मोल सब्सटेंस बना है। और किससे मिलकर बना है? इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट से। क्या क्या एलिमेंट है इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग? इसके एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन। तो भाई देखो ये कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर तो बना है, और 1 मोल सब्सटेंस ही बना है। हाँ जी, 1 मोल बना है। ठीक है। और किसी भी कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर पे बना है। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज कंडीशन नहीं है, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? मैं बोल दूंगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इतना याद रखना आप लोग। ठीक है। अब अगर मेरे को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलना है तो वहां पे सिर्फ मेरे को टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को स्टैंडर्डाइज करना है। तो प्रेशर अप्रोक्सीमेटली रहता है 1 बार और टेम्परेचर रहता है 298 केल्विन। तो दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन। आई थिंक आपको बात समझ में आई कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। जहाँ पे 1 मोल सब्सटेंस बना उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट से, उसको बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सिर्फ 1 मोल बनना चाहिए। अगर 2 मोल बने हैं तो दैट इज नॉट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? इसमें आपने कंडीशन को, टेम्परेचर प्रेशर को स्टैंडर्डाइज कर दिया। प्रेशर आ गया 1 बार, टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन। क्लियर? अब यहाँ पे एक बात और बताता हूँ मैं आपको जो हम यूज करेंगे। अगर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर होगा ये कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, जितने भी हमारे फ्री एलिमेंट हैं, जो हमें एलिमेंट मिलते हैं फ्री फॉर्म में, फ्री फॉर्म जैसे कि फ्री फॉर्म क्या होती है? ऑक्सीजन है। हमें फ्री फॉर्म में कैसी मिलती है? O2 की फॉर्म में मिलती है। हाइड्रोजन है, H2 की फॉर्म में मिलती है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ किसकी? कार्बन की। तो कार्बन हमें ग्रेफाइट फॉर्म लेके चलते हैं उसकी, कि हमें फ्री फॉर्म मिलता है और ये स्टेबल है। तो इन केस में जहाँ पे हमें एलिमेंट उनकी फ्री फॉर्म में मिलते हैं, एलिमेंटल स्टेट में मिलते हैं, तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उनके लिए क्या है? इनके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कि ऑक्सीजन बना, इसके लिए भी कुछ ना कुछ एंथैल्पी लगी होगी। H2 बना, इसके लिए भी एंथैल्पी लगी होगी। कार्बन बना, उसके लिए भी एंथैल्पी लगी होगी। तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, जितने भी फ्री एलिमेंट है हमारे लिए, उन सब की क्या मान के चलते हैं? हम जीरो मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? जीरो। आई बात समझ में? तो यानी कि ऑक्सीजन के लिए जीरो होगी, वाटर हाइड्रोजन के लिए जीरो होगी, और कार्बन के लिए जीरो होगी। आपकी बुक में लिस्ट गिवन है, उसको आप रीड आउट कर लेना तो आपको समझ आ जाएगी क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थैल्पी फॉर्मेशन, तो कार्बन अपनी फ्री फॉर्म में है, फ्रीली एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसके लिए थैल्पी फॉर्मेशन जीरो होगी, इसके लिए भी जीरो होगी, और इसके लिए भी क्या होगी? जीरो होगी मेरे पास। क्लियर? समझे बात को? तो ये चीज़ है मेरे पास।
तो अगर मेरे को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेरे को लिखनी है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ कि भाई इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है? लिख सकता हूँ कि अगर मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है, स्टैंडर्ड की ही बात करता हूँ मैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर मेरे को लिखनी है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की। तो भाई मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड को हम शो कैसे करते हैं? दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसके ऊपर हम ऐसे एक नोट लगा देंगे ना, तो ये नोट क्या रिप्रेजेंट करेगा? नोट रिप्रेजेंट करेगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी को, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये CH4 अपने किसी ना किसी फॉर्म में मिलकर बना होगा। तो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया और यहाँ पे इन दोनों को लिख दिया मैंने। क्लियर? तो ये आपके पास है। अब मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाता हूँ इसके ऊपर बेस्ड, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे कैसे। आपके पास एक न्यूमेरिकल है कि आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आपको गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस में वाटर गैस, ये आपको गिवन है। तो अब साथ में क्या गिवन होगा आपको? मैंने आपको बताया ना कि आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए लिख सकते हो। बताया नहीं बताया मैंने अभी? यानी कि जो मैंने ऊपर यहाँ पे क्या यूज़ किया था, मोलर एंथैल्पी यूज़ किया था ना, यहाँ पे आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी है तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रही होगी, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रहेगी, तो इसकी जगह आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको गिवन क्या क्या है। यहाँ पे आपको गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है, यानी कि आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालनी है रिएक्शन के लिए। क्या निकालनी है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालनी है, बिकॉज सारी वैल्यू आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके लिए जो डेल्टा HF की वैल्यू आपको गिवन है वो कितनी गिवन है? आपको गिवन है यहाँ पे 1 सेकेंड, -393.5 गिवन है हाइड्रोजन के लिए, और आपको गिवन है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कितनी गिवन है? -113.3 किलो जूल। एंड आपको गिवन है वाटर के लिए तो कितनी गिवन है यहाँ पे? -241.8 किलो जूल पर मोल। आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी, यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालनी है, बिकॉज अगर सारी वैल्यू आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही आएगी। तो भाई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कैसे निकालूंगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसे निकालूंगा मैं। डेल्टा सॉरी अंदर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट की काउंट करनी पड़ेगी और रिएक्टेंट की काउंट करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट मेरे पास ये दोनों है, सिर्फ ये दोनों ही प्रोडक्ट है, तो इन दोनों की एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा। तो एनर्जी ऑफ दिस कितनी गिवन है? -111.3 प्लस में इसकी एनर्जी -241.8। ये मेरे पास किसकी एनर्जी आ गई टोटल? प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ गई। इसमें से माइनस किसको करूँगा मैं? रिएक्टेंट को। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी गिवन है? -393.5 प्लस में इसकी काउंट करनी पड़ेगी। अब देखो जो बात समझा रहा था मैं आपको, H2 की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या रहेगी आपके पास? वो आपके पास रहेगी 0, बिकॉज हाइड्रोजन हमें किस फॉर्म में मिलती है? H2 की फॉर्म में मिलती है ना, तो खुद से बनी है, हमें एनर्जी प्रोवाइड तो नहीं करनी पड़ी यहाँ पे। तो जब हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ी तो हम क्या मान के चलेंगे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? यहाँ पे 0 है। यानी कि जितने भी एलिमेंट जो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या मान के चलते हैं? 0। तो यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा? 0। इसके बाद कैलकुलेशन वर्क की आपके पास, इसको करोगे सॉल्व, 38.4 किलो जूल आपके पास आएगी एनर्जी। तो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आई, मतलब रिएक्शन क्या आपकी? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। क्लियर? अब देखो, अब हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आती है एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आती है? एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी चेंजिंग ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब सिंपल सा मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि हर एक रिएक्शन जब होगी, कोई भी रिएक्शन होगी, वहाँ पे हीट तो पक्का चेंज होगी ही होगी, ठीक है। तो हम उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग उसी को नाम दे देंगे उसके लिए। जैसे कि अब सॉलिड है, फेज से मतलब सॉलिड से लिक्विड में चला गया,
लिक्विड से गैस में चला गया, या फिर गैस से लिक्विड में आ सकता है, लिक्विड से सॉलिड में आ सकता है। सॉलिड से लिक्विड में गैस को क्या बोलते हैं? फ्यूज़न। इसको क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड में तो उसको क्या बोल देंगे? कंडेंसेशन बोल देंगे। लिक्विड से सॉलिड में तो उसको क्या बोल देंगे? फ्रीजिंग बोल देंगे। जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में गया उसको क्या बोल देंगे? सब्लिमेशन बोल देंगे। अब ये सारी प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है कि मेरे पास ये वाटर है, ठीक है जी, ये सॉलिड से कहाँ चला गया? लिक्विड के अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया? H2O लिक्विड में चला गया। तो यहाँ पे कुछ डेल्टा एच की वैल्यू आएगी, आएगी या नहीं आएगी? तो यहाँ पे फेस चेंज हुआ ना, देखो रिएक्शन तो है ही है, लेकिन यहाँ पे एक फेस चेंज हो गया, तो उसको स्पेशल नाम दे दिया हमने। क्या दे दिया? कि सॉलिड से लिक्विड में गए, 1 मोल की बात करेंगे, कंडीशन रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हीट चेंज होगा ना, उसको हम क्या बोल देंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोल देंगे। बस इतना सा काम आपको करना है, समझे बात को? यानी कि एंथैल्पी चेंज, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। एंथैल्पी चेंज कब? व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस टू लिक्विड। यानी कि एंथैल्पी चेंज जब 1 मोल सॉलिड का चेंज किस में हो गया? लिक्विड के अंदर हो गया अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उस टाइम पे जो एनर्जी चेंज हुआ, एंथैल्पी चेंज, उसको क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सिंपल सा केस है, ठीक है जी। और आपको कुछ भी नहीं करना। और एट स्टैंडर्ड कंडीशन अगर आप लिखोगे कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन दिस विल बिकम द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसी तरह से आपकी सारी की सारी हैं। अगर हम बात करता हूँ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू गैस एट इट्स boiling point, then the enthalpy change is called enthalpy of vaporization. Similarly condensation, similarly fusion, or similarly sublimation, when 1 mole of solid change into gas at a constant, sorry, at its बॉइलिंग पॉइंट या वेपराइजिंग पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको। तो उसको क्या बोल देंगे? हम उसको बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो आई थिंक अब आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गया। मैं अलग डेफिनेशन लिखूंगा, वो वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा मेरे लिए। तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि जो रिएक्शन हो रही है उसको स्पेसिफाइड नाम अगर आप देते हो, तो एंथैल्पी को क्या दे दोगे? वही स्पेसिफाइड नाम आप प्रोवाइड करोगे। यहाँ पे ये प्रोसेस फ्यूजन है, सॉलिड से लिक्विड चेंज हुआ, तो आप बात करोगे कि 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंज हो रहा है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। देन उस एंथैल्पी को क्या बोल देंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोल देंगे। सिर्फ इतना सा काम आपको करना था यहाँ पे, ठीक है जी। और एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर लिख दोगे अगर आप लिख दोगे इसी के अंदर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर रहेगा अगेन 1 बार और टेम्परेचर 200 केल्विन, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बन जाएगा आपके पास। सिर्फ इतना सा काम करना है आप, ठीक है जी। क्लियर? तो ये सब कुछ है जो आपको आज कर लेना है पहले तो। उसके बाद मैं छोटी छोटी डिस्कस करता हूँ। क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने किया था। अब यहाँ पे क्या है बेटा कि आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ जो आपके आ सकते हैं। मेरे को पता है क्या क्या डाउट आ सकते हैं वहाँ पे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात की थी मैंने। किसकी बात की थी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो भाई आपको मैंने बताया तो सही कि जब 1 मोल कंपाउंड बन रहा है किससे? उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट से। तो आपको और ज़्यादा क्लियर करता हूँ, वो एग्जाम्पल देकर, और 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो आपको पता लगेगा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको पहचाननी कैसे है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं देके चलता हूँ आपको ये वाला, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा मैं देके चलता हूँ आपको ये, और एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। ये 3 मेरे पास हैं। अब मेरे को बताना है कि यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कौन सी है, ठीक है जी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कौन सी है? तो आप याद करो डेफिनेशन दोबारा से कि जहाँ पे 1 मोल सब्सटेंस बना है उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट से। तो यहाँ पे देखो 1 मोल सब्सटेंस है, यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, उसके अकॉर्डिंग तीनों सही है। हमें चेक करना है क्या उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट से बन रहा है। देखो इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट कौन से हैं? H और O। तो भाई H और O अलग अलग मिलने चाहिए। यहाँ पे H है, यहाँ पे O है, तो यानी कि ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। इसकी बात करता हूँ,
ठीक है जी, 1 सेकेंड है, तो रिएक्शन में गलती कर दी मेरे ख्याल से। हाँ जी, यहाँ पे कार्बन भी आएगा साथ में। ठीक है, अभी देखो 1 मोल है, इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट कहते हैं जिससे मिलकर बना है वो कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन हाइड्रोजन से बना है, ये भी हमारे पास क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। आपको इसके मोल चेक नहीं करने कि ये 1 मोल है या नहीं, आपको सिर्फ 1 मोल इस प्रोडक्ट का चेक करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 मोल है, इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं, दिस इज कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे CaO और कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट है कि कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलना चाहिए, तो यानी कि ये आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है जी, दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, अगर यही कंडीशन किस पे है, टेम्परेचर और प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, याद रखना स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 200 केल्विन और प्रेशर होता है 1 बार। तो अगर ये प्लस इस पे हो रही है तो क्या बन जाएगी, आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बन जाएगी। लिखते कैसे, डेल्टा एच, यहाँ पे एफ लगा दिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर ऊपर नोट लगा दिया तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये बन जाएगी आपके पास। और दूसरी बात मैंने क्या बताई कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रीली एलिमेंट जो हमें फ्री फॉर्म में मिलते हैं, तो अगर उस फॉर्म में आपको गिवन है तो यहाँ पे क्या रहेगी, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 रहती है। यानी कि जैसे इसकी फॉर्मेशन क्या है, 0 है, इसकी फॉर्मेशन 0 है, इसकी फॉर्मेशन भी 0 है यहाँ पे। क्लियर। तो अब बात करते हैं कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल चीज़ है आपके पास। ये देखो, केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो आपको पता है। केमिकल इक्वेशन होती है जिसके अंदर हम केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं बाय केमिकल फॉर्मूला और सिंबल्स। मतलब एक केमिकल चेंज वहाँ पे हो रहा है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि सपोज ये H2 है, ठीक है, हाफ O2 मिलकर क्या बना, वाटर। तो ये आपके पास क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे आपने क्या किया, एक केमिकल रिएक्शन हुई, उसको आपने केमिकल फॉर्मूला से या फिर उसके एलिमेंटल फॉर्मूला से आपने उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो केमिकल थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होगी, जिसके अंदर आप इन सब की जो फिजिकल स्टेट है वो भी रिप्रेजेंट करोगे फर्स्टली। ठीक है, चलो इतना हम केमिकल इक्वेशन के अंदर भी करते हैं। ठीक है जी, तो केमिकल इक्वेशन में जब आपने डेल्टा एच को रिप्रेजेंट कर दिया ना, डेल्टा एच को, इसकी मैं लिखता हूँ 286 किलो जूल है। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी थर्मोकेमिकल इक्वेशन बन जाएगी। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर हम केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर, इसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन जिसमें आपने केमिकल चेंजेस को सिंबल्स एंड फॉर्मूला की टर्म में रिप्रेजेंट किया, और साथ में अगर आपने एंथैल्पी चेंज मेंशन कर दिया तो वो क्या बन जाएगी, थर्मोकेमिकल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, उसके अलावा आपको पता डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो क्या होगी, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच नेगेटिव है तो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है जी, सॉलिड रिप्रेजेंट है तो उसको एस से रिप्रेजेंट करोगे, लिक्विड फॉर्म है तो लिक्विड से एल से करोगे, गैस फॉर्म है तो गैस से करोगे, और अगर एक्वस सोल्यूशन है, क्लियर, और अगर आपकी एक्वस है मतलब वाटर के अंदर सोल्यूशन फॉर्म है तो उसको क्या बोल देंगे, एक्वस, उसको करते हैं ए क्यू से। ठीक है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट आपके पास होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो इतना आपको पता होना चाहिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है हेस लॉ। क्या आता है, हेस लॉ। तो हेस लॉ क्या बोलता है, इसको हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन भी बोलते हैं। ये बोलता है कि अगर एक रिएक्शन है, सपोज ए से सी कोई रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे डेल्टा एच की कुछ वैल्यू आ गई, वो ए, वो मैंने मान ली एक्स है। ठीक है, और अगर यही प्रोसेस आपकी ऐसे हो रही है कि पहले ए से बी गया, बी से ये डी गया, उसके बाद सी गया, तो यहाँ पे सपोज ए चेंज आया, स्मॉल ए, यहाँ से बी चेंज आया, यहाँ पे सी चेंज आया, तो इसकी डेल्टा एच क्या हो जाएगी, टोटल ए बी सी हो जाएगी। तो ये बोलता है कि दोनों चेंज क्या होंगे, जो एनर्जी यहाँ पे कंबाइंड है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, चाहे आप ए से सी डायरेक्टली जाओ या फिर आप नंबर ऑफ स्टेप के थ्रू सी तक जाते हो, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यानी कि ये H1 और H2 है तो डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 रहेगा। ये आपको कौन बोलता है, हेस लॉ बोलता है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इफ अ रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सेवरल स्टेप्स देन इस स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज द सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज
of the intermediate reactions into which the overall reaction may be divided at the same temperature। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर रिएक्शन कोई हो रही है सेवरल स्टेप में, ठीक है जी, तो उसकी स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी क्या होगी आपके पास, सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल दैट स्टेप्स, ठीक है जी। और वो इक्वल रहेगी अगर आप ए से सी डायरेक्टली भी सिंगल स्टेप में भी रिएक्शन आप कर देते हो, ठीक है जी। ये आपका हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन है। तो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको जो स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी है वो निकालनी कैसे, वो आपको निकालनी चाहिए। अब एक बात सुनो, आपको रिएक्शन गिवन होगी, आपको सिर्फ उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल लेनी है, ठीक है जी। उसी के थ्रू आप अगर वो फ्यूज़न रिएक्शन होगी तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न बन जाएगी, वेपराइजेशन होगी तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बन जाएगी, ठीक है। मतलब आपको वहाँ पे सिर्फ हीट चेंज, एंथैल्पी चेंज ही निकालना है रिएक्शन के अंदर, सिर्फ इतनी सी बात समझ लो, ठीक है। अब मैं आपको एक रिएक्शन लिख के देता हूँ, हम उसको सोल्व करते हैं। आपको स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, मतलब डेल्टा एच, डेल्टा यू की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है जी। चलो मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ एक बार। तो भाई आपको ये निकालनी है अब यहाँ पे डेल्टा स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज आपको निकालना है स्टैंडर्ड वैल्यूज़ की, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ गिवन है। तो भाई आपको पता है कि डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, या फिर बात करें डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, यही होता है। तो पहले मेरे को डेल्टा एच निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा एच कैसे निकलेगा, टोटल एंथैल्पी चेंज, यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात हो रही है भाई, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखोगे आप लोग, ठीक है। टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आप करोगे, ऐसे ही करोगे आप। यानी कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी पड़ेगी ना। तो आपके लिए क्या चाहिए, आपको टोटल एनर्जी प्रोडक्ट की चाहिए, टोटल एंथैल्पी आपको रिएक्टेंट की चाहिए। और उसको आप कैसे निकाल सकते हो, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, और ये एलिमेंटल स्टेट में भाई तो इसकी कितनी होगी, जीरो होगी। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ बिना फॉर्मूला लिखे। तो प्रोडक्ट की क्या होगी आपके पास -270 प्लस में जीरो, माइनस क्या करेंगे रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट कितनी है 220 माइनस में 250। तो यहाँ से बनेगा -270 और यहाँ से आएगा -20 प्लस 250। तो यहाँ पे कितना चेंज आया आपके पास, यहाँ पे चेंज कितना आया है आपके पास, ठीक है। सॉरी गलती कर दी मैंने, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल है, ठीक है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा साथ में, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या बनेगा, दिस बनेगा -540 और यहाँ पे -20 प्लस में 250। तो ये कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा 230, 540 -310 किलो जूल बन जाएगा आपके पास। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा एच की। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी हुआ करता है। तो नंबर ऑफ मोल्स देख लो, 1 और 1 2 मोल्स यहाँ पे हैं और यहाँ पे 3 मोल्स हैं। तो 3 माइनस 2 कितना है, सिर्फ 1 मोल आया, ठीक है जी। तो डेल्टा एच -310 है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू 1 है। आर की वैल्यू क्या रहेगी, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या रहने वाली है, देखो कि यहाँ पे किलो जूल में एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू भी किलो जूल के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो -3 हमने इसको किलो में चेंज कर लिया। और टेम्परेचर भाई ये रिएक्शन हो रही है 298 केल्विन पे, तो इसको करेंगे आप 298। तो इन सबको सोल्व करने के बाद, सॉरी यहाँ पे 0 लगा के रखना ताकि स्टैंडर्ड को हम शो कर रहे हैं। तो ये कितनी रहेगी, -312477 किलो जूल रहेगी। दिस इज योर आंसर। मतलब करना कुछ नहीं है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना, आपको सारी तरह की एनर्जी वहाँ से आ जाएंगी, ठीक है, समझिए आप लोग। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, ट्रिकी सा मैं कर देता हूँ आपके लिए, कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इसी तरह से, कितनी किसकी गिवन है, आपको गिवन है Fe2O3 सॉलिड की, -824.2 किलो जूल पर मोल आपको ये गिवन है। आपको निकालनी है हीट चेंज फॉर रिएक्शन, यानी कि आपको ये हीट चेंज फॉर रिएक्शन निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तो आप कैसे निकालोगे इसको हीट चेंज ऑफ रिएक्शन को, तो भाई सिंपल सी बात है कि हीट चेंज ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी, हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, नहीं लिखनी पड़ेगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, तो फॉर्मेशन का मतलब 1 मोल ही बनाना है आपको। तो Fe2O3 मेरे पास बना हुआ है, किससे मिलकर बनेगा, इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट से, यानी कि आयरन से और ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा। ये भी बनाना सीख लो कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, फॉर्मेशन मतलब 1 मोल बना हुआ है। तो Fe2O3 इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट Fe और O से मिलकर बनेगा। अब आपको इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करोगे, देखो
यहाँ पे Fe2 है तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। ऑक्सीजन 3 है तो 3 तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे और इसको यहाँ पे 2 कर देंगे। तो कितने ऑक्सीजन हो गए अब यहाँ पे 6 हो गए। इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये 4 है तो इसको मैं क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी अब। ठीक है, अब आप इसको कर सकते हो आसानी से। ठीक है, अब देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर 2 मोल बन गए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो नहीं रही ना, 1 मोल की बात है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है जी, तो अभी देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट कितनी है मेरे पास, मेरे को फॉर्मेशन 1 मोल की गिवन है -A2.2, यहाँ पे 2 मोल्स बने हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, माइनस। अब भाई ये तो सारे एलिमेंटल स्टेट में हैं तो इनकी तो क्या रहेगी, 0 रहेगी ना हमारे पास। तो किसके इक्वल आएगा, ये आएगा -1648.4 किलो जूल। अब एक, ठीक है जी, ये हो गया। अब एक बात समझो मेरे से कि अगर किसी चीज़ के 2 मोल बन रहे हैं, सपोज आपको एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है, कार्बन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, डेल्टा एच इसकी x है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये क्या है आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डबल कर दूँ मोल को तो जो एंथैल्पी है ना वो भी क्या हो जाएगी आपकी डबल, यानी कि 2x बन जाएगी। समझे बात को। और इस केस में ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं रहेगी क्योंकि 1 मोल 2 मोल है, तो ये बन जाएगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के। ठीक है जी, इतना सा बताना था फर्क आपको, डिफरेंस। अब एक न्यूमेरिकल मैं करूँगा कि इसके ऊपर हेस लॉ के ऊपर, ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए कि हेस लॉ का मतलब क्या था। ठीक है जी, ठीक है जी, ये चीज़ आपको गिवन है और आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए निकालनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो अब सिंपल सी बात है भाई, हेस लॉ का मतलब पता क्या है कि आप एक रिएक्शन को सिंगल स्टेप में कर रहे हो, उसी को आपने 2 स्टेप में डिवाइड कर दिया। मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। जनरलाइज मतलब बताता हूँ आपको हेस लॉ का, कि आप ए से डी में गए, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने इस स्टेप के अंदर गए, आप ए से बी गए, पहले बी से सी गए, फिर सी से डी गए। आपको बोल दो कि भाई ए से डी के लिए कितनी एनर्जी आपको चाहिए वो निकालो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस। लेकिन आपको डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको स्टेप में डिवाइड कर दिया कि पहले आप ए से बी पे गए, यहाँ पे एनर्जी कुछ एक्स है, फिर बी से सी पे गए, यहाँ पे वाई है, और फिर सी से डी पे गए, यहाँ पे जेड है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इन तीनों की एनर्जी को ऐड कर सकते हो, एक्स वाई प्लस जेड। तो वो किसकी एंथैल्पी बन जाएगी आपके पास, अगर ए से आप डी डायरेक्टली जाते हो। यानी कि जैसे हम मैथ में क्या करते हैं ना, स्टेप को ऐड कर लेते तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए, तो ऐसा ही इसके ऊपर भी हम ऐसे ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। हम अपने प्रोडक्ट निकालने के लिए उसको ऐड भी कर सकते हैं इक्वेशन को, और उस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ अभी। देखो मेरे को किसके लिए निकालनी है, यहाँ पे मेरे को एनर्जी निकालनी है किसके लिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे को गिवन क्या क्या है, मेरे को पता है कार्बन ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। दूसरा स्टेप मोनोऑक्साइड में हाफ ऑक्सीजन ऐड किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। मेरे को 2 स्टेप गिवन है अब यहाँ पे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है ये आपको पता हो कि भाई मेरे को कार्बन लेना है और हाफ ऑक्सीजन लेनी है, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। अब इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाओ इसके ऊपर कि आपके पास ये इक्वेशन बन जाए। ये हेस लॉ है कि आप 2 इक्वेशन ना उसको आप तोड़ मरोड़ सकते हो, किसी में ऐड कर दिया, किसी में सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, हम सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ हमें ये इक्वेशन बनानी है, इसी को हेस लॉ बोलते हैं। तो भाई इसके अंदर ध्यान से देखो तो आपके पास कैसे मिलेगी ये, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन है। तो अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, देन मेरे को क्या मिलेगा, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज कार्बन, मैं एलिमेंटल इसकी फिजिकल स्टेट को नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन माइनस कार्बन माइनस हाफ ऑक्सीजन, और इस साइड में क्या होगा मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड माइनस कार्बन डाइऑक्साइड, यही बनेगा, ये बनेगा, ये और ये कट गए। यहाँ से कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन एक, यहाँ पे हाफ, तो यहाँ पे भी क्या बचेगी, हाफ ऑक्सीजन माइनस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू दिस 0। इसको मैंने उस साइड में ट्रांसफर कर दिया, कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो भाई जैसे हमने ये किया ऐसे ही इनकी एंथैल्पी के अंदर भी होगा, होगा नहीं होगा, ये फर्स्ट की एंथैल्पी है, ये सेकंड की एंथैल्पी है,
तो फर्स्ट माइनस सेकेंड किया मैंने, तो -393.5 माइनस में -282.8 मेरे को ये कर देना है। तो यहाँ पे इनको सोल्व करूँगा, -393.5 प्लस में 282.8, ये कितना बचेगा आपके पास? ये बचेगा 7.011 माइनस किलो जूल। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। दोबारा से समझ लो कि या कुछ जैसे मैथ्स में करते ना वैसे ही करना है। ये इक्वेशन मेरे को बनानी थी इन दो इक्वेशन से, तो मैंने ऑपरेशन लगाया 1 - 2, तो लेफ्ट में मेरे पास ये चीज़ बची। और यही गेम किसके ऊपर चलेगी? यही चलेगी इनकी एंथैल्पी के ऊपर भी। 1 - 2 हो जाएगी एंथैल्पी भी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको एक स्टेप अभी सिखाया था कि अगर आप पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो एंथैल्पी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब जो ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा वही एंथैल्पी पे भी लगेगा। तो इस साइड आपने ऑक्सीजन को कुछ मोल्ड किया तो आपके पास ये बन गई। उसी फॉर्म में, उसी स्टेट में आप इसको भी चेंज करोगे तो आपके पास इतना आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आपके पास है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्लियर? तो ये है बेटा आपके पास काम आज का। क्लियर? तो आई होप इस सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई। अब इसे आप एक बार बुक में से रीड करोगे ताकि आपको समझ आ जाए। अब करना कुछ सिर्फ रीडिंग ही लेनी है। ओके बेटा, थैंक्स।